Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. कैसे हो सब बच्चे? तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्लूइड्स पढ़ रहे थे ना। फ्लूइड्स ही कंप्लीट करते हैं। कहाँ तक हो गया था फ्लूइड्स? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तक हो गया था। यहां तक पढ़ लिया था विस्कस फ्लूइड के बारे में। विस्कोसिटी पढ़ ली थी, है ना? अरे बोलो तो, कहाँ तक लास्ट क्लास में किधर तक कवर किया था बेटा? मैम बर्नौलीज से स्टार्ट करना मैम है। बर्नौलीज थ्योरम से स्टार्ट करना है। विस्कोसिटी हो गया था, ठीक है। देखो तो विस्कोसिटी हमने क्या पढ़ा था? विस्कोसिटी में क्या होता है? विस्कोसिटी पढ़ ली थी, स्टोक्स लॉ पढ़ रहे थे, है ना। स्टोक्स में क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये जो फ्लूइड है ना, ये विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। जो विस्कस फ्लूइड में अगर मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को विस्कस फ्लूइड में ड्रॉप करते हो तो इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं बताओ, किसी भी विस्कस फ्लूइड में? एक तो इसमें क्या होगा, मान लो इस विस्कस फ्लूइड की आपने जब इसको ड्रॉप किया तो कुछ वेलोसिटी v दी होगी। तो अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट है विस्कस फ्लूइड में जाएगा, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी बेटा? डाउनवर्ड्स में कौन सा फोर्स लगेगा इस पर? mg। ऊपर की तरफ अगर फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो मेरे पास एक और फोर्स आ जाता है, कौन सा फोर्स? बायोन्सी फोर्स, Fb। और लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये फ्लूइड कैसा है? विस्कस फ्लूइड है, तो विस्कस फ्लूइड में एक और फोर्स एक्ट हो जाता है, विच इज विस्कस फोर्स, है ना। विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स बोल सकते हो, जैसे अपने मैकेनिक्स में फ्रिक्शन होता था, यहाँ पर ड्रैग फोर्स है, इस ड्रैग फोर्स को विस्कस फोर्स बोलेंगे। तो जैसे जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट डी एक्सिलरेट हो रहा है, डी एक्सिलरेट हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जहां पर तुम्हारे ये फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएंगे। बैलेंस्ड होने का मतलब बायोन्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा। यानी ये फोर्स किसी पॉइंट पर बैलेंस हो जाएंगे एट एनी टाइम। तो जिस टाइम पर ये फोर्स बैलेंस हो जाएंगे उस टाइम पर तुम्हारी इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया? आफ्टर दिस वेलोसिटी विल कांस्टेंट, क्योंकि एफ नेट किसके बराबर आ गया बेटा? 0 के बराबर आ गया, क्योंकि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गए? बराबर हो गए। इसके बाद तुम्हारे पास इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं हम टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी। कि जब मेरे सारे फोर्सेस बराबर हो गए उसके बाद जब ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा वो मेरी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आई? अब बात आई कि बायोन्ट फोर्स तो हम निकाल लेंगे रो जीवी से। विस्कस फोर्स कैसे लिखोगे? तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? देखो 6 पाई ईटा। ईटा क्या है बेटा? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है फॉर्मूला? क्या है इसका मतलब? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब है ये हर एक फ्लूइड के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। किस किस चीज पर डिपेंड करेगा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? टाइप ऑफ फ्लूइड पे, दूसरा टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किस नेचर का फ्लूइड है उस पे। आर क्या है? रेडियस ऑफ बॉल, है ना। जो भी आपने रेडियस लिया है जो भी ऑब्जेक्ट का, वो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है। और v क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये तुम्हारी क्या हो गई? v वेलोसिटी होगी। ये चीज समझ में आ गया? यस मैम। पॉइजलीज इक्वेशन किसी काम की नहीं है। उसके बाद आ जाता है, अच्छा हमने शायद बर्नौली भी पढ़ा दी थी। बर्नौली में मैंने ये लिखवाया था ना कि बर्नौली किसके बराबर होती है? बर्नौली जो है एनर्जी कंजर्वेशन है ना। बर्नौली में एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाया था ना कि बेटा यहाँ पर हम लोग 3 एनर्जी कंजर्व करते हैं। एक तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसके बराबर लिखते हैं हम? ये कांस्टेंट होती है ना। प्रेशर एनर्जी को P लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर लिखते हो,
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, तो ये ρgh हो जाती है, इसको हम कांस्टेंट लिखते हैं, याद है? ये बर्नौली इक्वेशन भी करवाई थी मैंने तुम्हें। हेलो, Yes, ma'am. याद आया? तो या बर्नौली क्या है बेटा? बर्नौली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन है कि मान लो मेरे पास एक ये टाइप ऑफ फ्लूइड है ना, इस तरीके से मेरा फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है, मान लो इस तरीके से फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है, और ये मेरा रेफरेंस है ग्राउंड का, ठीक है। मैंने दो क्रॉस सेक्शन कट किए, सपोज करो क्रॉस सेक्शन ये नहीं तो दिख ही नहीं रहा, क्रॉस सेक्शन ए और मैंने यहाँ क्रॉस सेक्शन बी कट किया। तो बेटा ए पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होने वाली है? टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट। और देखो ए पॉइंट कुछ हाइट h1 पे है, बी पॉइंट कुछ हाइट h2 पे होगा, तो यानी दोनों में पोटेंशियल एनर्जी का तो फर्क है। अब मान लो ए पॉइंट पे वेलोसिटी va है, बी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी vb है, तो इस तरीके से एनर्जी कंजर्व कर सकते हो कि ए पॉइंट पे क्या लिख सकते हो? ए पॉइंट पे लिख सकते हो कि प्रेशर एनर्जी p है, हाफ फ्लूइड का डेंसिटी तो रो ही रहेगा, फ्लूइड का डेंसिटी तो चेंज हो ही नहीं सकता, रो। ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? va स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे क्या लिखोगे? रो g h1, यही लिखोगे ना? तो ये किसका हो गया? ए पॉइंट का। बी पॉइंट का क्या लिखोगे? मान लो प्रेशर एनर्जी एट बी पॉइंट प्लस, अब क्या लिखोगे दूसरी चीज? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी बताओ बी पॉइंट के लिए? पोटेंशियल एनर्जी mgh2। अब कितनी हाइट पे है ये वाला तुम्हारा? h2 हाइट पे, तो h2 लिखोगे। अब मान लो इस क्रॉस सेक्शन से जो फ्लूइड जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? vb स्क्वायर, यहाँ पर vb स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है बेटा? ये कंजर्व रहेगी, यानी ए वाला जो यहाँ लिखा है टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट, ये बी पॉइंट के बराबर होता है, ठीक है। ये है बर्नौलीज इक्वेशन, गॉट इट? Yes, ma'am. इक्वेशन है बस, ठीक है। उसके बाद आती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन देखो क्या होती है? सरफेस टेंशन होती है जैसे देखो पानी के ऊपर तुमने कई बार देखा होगा जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट डूबते, छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं वो इस पर आराम से चल सकते हैं पानी पे, देखा है तुमने? छोटा जो ऑब्जेक्ट होगा वो पानी में आराम से चल सकता होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, वाटर की जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो स्प्रिंग की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह? स्प्रिंग की तरह होती है ना? ऐसे ऐसे स्प्रिंग अटैच होती है इस तरीके से, मान लो सपोज करो इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर जो लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जैसे इंसेक्ट हो गया, कोई भी मॉस्किटो हो गया, फ्लाई हो गया, वो आराम से इस पानी पर बैठ सकता है। तो पानी पर आराम से बैठ सकता है, इसका रीजन क्या हुआ कि पानी का जो ऊपर वाला लेयर है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? पानी का ऊपर वाला लेयर, उसी ही सरफेस टेंशन बोला गया है ना? उसे सरफेस टेंशन बोला गया है। इसका मतलब है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोज हैं ऊपर वाली सरफेस पे, है ना? इसे ही टेंशन का फोर्स बोला गया है। देखो और क्या होती है टेंशन, और समझो। जैसे मान लो इसमें एक एग्जांपल ये भी लेते हैं कि वाई जो ड्रॉप होती है ना, ड्रॉप होती है ना, रेन की ड्रॉप होती है या किसी की भी ड्रॉप हो, वो हमेशा स्फेरिकल शेप में ही क्यों होती है? तो स्फेरिकल शेप में क्यों होती है बेटा? इसका रीजन है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब है कि जो वाटर है वो मिनिमम एरिया कवर करना चाहता है। बात समझ रहे हो? जो कोई भी फ्लूइड है ना, जैसे मान लो ये सब फ्लूइड है ना, तो जो फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड कम से कम एरिया कवर करना चाहता है, जिसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। यानी सरफेस वाला जो फ्लूइड है वो कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है। इसीलिए अब सबसे कम किसकी एरिया होता है? मान लो सबसे कम एरिया किसका होता है? स्फेयर का। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा शेप लेता है नेचर में? स्फेरिकल शेप लेता है, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या चाहती है कि हम कोई भी फ्लूइड सबसे कम एरिया इंड्यूस करे। तो मान लो मेरे पास ये कोई भी फ्लूइड है बेटा, ये कोई भी ड्रॉप है, तो ड्रॉप है तो ये देखो यहाँ पर ये सरफेस होगा, तो सरफेस है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वाटर है ना वो अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहा है, जिसे हम टेंशन बोलते हैं। ऐसे टेंशन इनवर्ड्स लग रही है। इनवर्ड्स क्यों लग रही है? क्योंकि टेंशन का काम ही है कि जो चीज फैली हुई है उसको क्या करे? उसको एक छोटे से एरिया में लेके आए, ठीक है। ये है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है, इनवर्ड फोर्स लग रहा है, उसी को क्या बोला है? टेंशन,
ठीक है। तो किसी भी ड्रॉप पर, बबल पर एक फोर्स लगता है इनवर्ड, जिसकी वजह से क्या होना चाहता है, हर एक वाटर सरफेस छोटे से छोटा एरिया कवर करना चाहता है। बात समझ में आई? ये है अपना स्फेरिकल सरफेस टेंशन का थोड़ा सा एग्जांपल। जैसे मान लो ये मेरे पास एक सोप सॉल्यूट, मेरे पास सपोज करो ये एक बबल है या ड्रॉप मान लो, ठीक है, ये एक लिक्विड ड्रॉप है। अब मैंने क्या किया, इस लिक्विड ड्रॉप में पूरे में क्या भरा हुआ है बेटा, मान लो लिक्विड है, ठीक है। ये मैंने क्या ली, एक लिक्विड की ड्रॉप ले ली, ठीक है। सुनना आप ध्यान से, ये लिक्विड की ड्रॉप है। इस लिक्विड की ड्रॉप में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक धागा रख दिया, ठीक है, एक थ्रेड रख दिया कुछ इस तरीके से। अब बताओ इस थ्रेड की शेप घटेगी या बढ़ेगी? थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए। ऐसे इस लिक्विड, इस थ्रेड के साथ क्या होगा, अब देखो इस थ्रेड पे फोर्स लग रही होगी। कैसे? जो इस थ्रेड के अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस थ्रेड को अंदर की तरफ खींच रहे होंगे, क्योंकि वो इसका सरफेस एरिया क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। इसलिए वो वाला वाटर मॉलिक्यूल जो इस थ्रेड के अंदर है वो इसको कहाँ की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ, क्योंकि टेंशन लग रही है। अब जो बाहर वाला है वो कहाँ की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ, करेक्ट। वो कहाँ खींचेगा, वो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जब तक इसमें ये वाटर है तो ये जो अंदर वाला जो थ्रेड पड़ा हुआ है इसकी शेप चेंज नहीं होगी। शेप, देखो ये एक्सपेरिमेंट है, शेप डज नॉट चेंज। तो क्या देखा, इसकी कोई शेप चेंज नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, इस थ्रेड के अंदर वाला जो ड्रॉप था, जो थ्रेड के अंदर वाला जो बबल था, उसको हमने पिंच करके फोड़ दिया या वहां से पानी हटा दिया, ठीक है। उस थ्रेड के अंदर वाला जो भी लिक्विड था वो वहां से हटा दिया, यानी लिक्विड नहीं बचा। तो अब लिक्विड कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ लिक्विड यहाँ प्रेजेंट है। और ये रहा मेरा थ्रेड, देखो ध्यान से सुनना, ये रहा हमारा वो धागा। अब क्या होगा बताओ, अब अंदर से जो लगाने वाला जो लिक्विड था, जो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा था, वो तो नहीं था ना, वो तो अब गायब हो गया। तो बस इस थ्रेड पर जो फोर्स लग रही होगी वो कहाँ लग रही होगी, आउटवर्ड्स लग रही होगी, ड्यू टू जो बाहर वाला लिक्विड है उसकी वजह से। तो कुछ समय बाद तुम देखोगे ये जो तुम्हारा थ्रेड रैंडम डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, कुछ समय बाद ये कैसा हो जाएगा, कुछ समय बाद ये किस शेप में आ जाएगा, अपना स्फेरिकल शेप में, यानी राउंड शेप में आ जाएगा। क्यों राउंड शेप में क्यों आया, इसी से पता चलता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं इस पर बाहर की तरफ। तो जो पहले रैंडम शेप में पड़ा हुआ था वो किस शेप में आ गया, सर्कुलर शेप में आ गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, सरफेस टेंशन का। तो क्या है सरफेस टेंशन, देखो द फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ विच टॉप लेयर ऑफ फ्लूइड, देखो इसीलिए सरफेस नाम दिया हुआ है कि जो फ्लूइड है उसकी बस ऊपर वाली सरफेस पे ही ये फिनोमिना काम करता है। ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है ना, ये एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है जो सिकुड़ना चाहती है, अपने एरिया को कम करना चाहती है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, सरफेस टेंशन का नाम दिया गया है, ठीक है। तुम्हारे पास वो है मॉड्यूल्स हैं अवंती के, नहीं क्यों भाई? एक मिनट, देखो ऑनलाइन तो होंगे। ये सरफेस टेंशन, ठीक है, देखो यहाँ से कवर करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा थ्योरी वाइज। फर्स्ट लाइन देखो क्या लिखी हुई है, ये एक्चुअली सरफेस टेंशन इज क्रिएटेड ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। अभी ये मत पढ़ो कोहेसिव अडहेसिव क्या है,
बस इतना पढ़ो कि सरफेस टेंशन लगती है, सरफेस पे लगती है, ठीक है। और होता क्या है देखो, ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है जो अभी समझाया मैंने, रैंडम शेप का होता है, लेकिन जैसे ही सरफेस टेंशन लगेगी तो वो एकदम स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, ये सेकंड एक्स फ्रेम में क्या दिखाया हुआ है कि मान लो मेरे पास यहाँ पर हमने क्या किया, इस पोर्शन में सोप का सॉल्यूशन रख दिया, ठीक है, ये सोप सॉल्यूशन है, ये सोप का सॉल्यूशन है। अब मैंने यहाँ पर एक स्लाइडर लगा दिया। अब ये जो सोप का सॉल्यूशन है, अब इस स्लाइडर पर क्या करेगा बेटा, इस स्लाइडर पर कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि सोप सॉल्यूशन है, ये अपने इस एरिया को क्या करना चाहता है, देखो जो ये रेड रेड पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को क्या करना चाहता है, ये जो येलो किया है मैंने, सरफेस टेंशन क्या करना चाहती है, ये सरफेस एरिया को कम करना चाहती है। तो कम करना चाहती है तो ये स्लाइडर को ऊपर की तरफ खींचेगी, तभी तो सरफेस एरिया कम हो पाएगा, यस और नो। तो इसका मतलब इस स्लाइडर पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना, जो तुम्हारी सरफेस टेंशन, जो तुम्हारा इस वाटर या किसी भी फ्लूइड की वजह से इस स्लाइडर पर लगेगा, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स है। और ये एक्सपेरिमेंट वाइज किया गया है कि अगर मैं इस स्लाइडर पर थोड़ा सा एक मास भी अगर हैंग कर देती हूँ तो ये स्लाइडर नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि इस स्लाइडर को या इस स्मॉल एम मास को बैलेंस करने वाला ऊपर एक फोर्स लग रहा है, विच इज योर टेंशन। तो टेंशन किसके बराबर थी, अभी बताया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन मल्टीप्लाई लेंथ इक्वल्स टू योर वेट। वेट कितना है, mg। तो ये फोर्सेस यहाँ पर बैलेंस्ड हो जाएंगे, इसलिए देखो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा है, विच इज योर टेंशन। क्लियर हुआ क्यों लगा है ऊपर की तरफ, क्योंकि सरफेस एरिया क्या करना चाहते हो, कम करना चाहता है। बोलो बोलो। यस मैम। अभी देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टी डिपेंड्स ऑन द, अब सरफेस टेंशन किस किस चीज पर डिपेंड करती है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, ये एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, एंड ऑल्सो ऑन द मीडियम विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लिक्विड। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे आप देखो, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रहना चाहते हैं, मैंने क्या बताया, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सुनो, यहाँ पर कौन सी फोर्स बताइए, सरफेस टेंशन किसकी वजह से है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, कोहेसिव एक ऐसी फोर्स है जो सेम पार्टिकल्स आपस में लगाते हैं, यानी ये सेम पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स है। कैसे पार्टिकल्स के बीच में, सेम पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स है तुम्हारी, कौन सी फोर्स, कोहेसिव फोर्स। देखो क्या लिखा है, एक्चुअली सरफेस टेंशन इज अ कोहेसिव फोर्स विच इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस मतलब वाटर वाटर के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो कौन सी फोर्स है वहां पर, कोहेसिव, ठीक है। अगर वाटर वाटर के बीच में अट्रैक्शन है तो कोहेसिव। मरकरी मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है तो कौन सी फोर्स है बेटा, कोहेसिव। जो फेविकॉल होती है, ये फेविकॉल के ऊपर लिखा होता है ना एडहेसिव, एडहेसिव फोर्स। फेविकॉल जब खरीद के लाते हो, फेविकॉल पे क्या लिखा होता है, फेविकॉल पे लिखा होता है एडहेसिव, देख लेना अगर पड़ी हो तुम्हारे बैग में, एडहेसिव। एडहेसिव क्या होता है, एडहेसिव फोर्स वो होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे। अब भाई अब फेविकॉल से फेविकॉल थोड़ी चिपकाओगे, क्योंकि कोहेसिव कोहेसिव क्या था, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। फेविकॉल से क्या चिपकाते हो, फेविकॉल से क्या चिपकाते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट चिपका रहे होते हैं। कॉपी पे कोई शीट चिपकाई है, कॉपी पे कोई स्टिकर चिपकाया है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमें अट्रैक्ट कराने होते हैं, तो एडहेसिव फोर्स वो वाली फोर्स होगी। हाँ बोलो। हाँ मैम वीडियो स्क्रीन शो तो हो शेयर्ड रही है, मैम, शो नहीं हो रही। और किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, मैम नो मैम। अरे भाई अपना 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 कनेक्शन देखो, ठीक। तो ये पहली बात, तो दो फोर्स याद करो, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स कौन से हैं, जो सेम मॉलिक्यूल में लगते हैं, और एडहेसिव क्या है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल में लगेगा। अब वाटर वाटर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन सिखाया ना कि एक क्लोज्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, कि वो अपना लेवल बहुत कम रखना चाहती है, अपना
एरिया बहुत कम कवर करना चाहती है, तो कैसा फोर्स लगा, कोहेसिव फोर्स। तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स हैवी है भाई, कोहेसिव, ठीक है। तो सरफेस टेंशन किस फोर्स की वजह से है, कोहेसिव फोर्स की वजह से। इसका मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब मान लो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, करेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब मान लो तुमने यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा दे दिया, टेम्परेचर ज्यादा दे देते तो मुझे बताओ क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा देने से इनके बॉन्ड वीक हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं टेम्परेचर ज्यादा देने से। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे तो मुझे बताओ टेंशन घटेगी कि बढ़ेगी, टेंशन कम हो जाएगी, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होगी, कम हो जाएगी, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा क्या है, अब देखो मुझे बताओ कि अगर मान लो आप लोग कपड़े धोते हो घर पे, सब लोग अपने अपने घर पे, सबके घर पे कपड़े धुलते होंगे। कपड़े धुलने के लिए हम वाटर में क्या ऐड करते हैं, सोप सॉल्यूशन, सोप डालते हो, डिटर्जेंट यूज करते हो। क्यों यूज करते हो सोप डिटर्जेंट, बताओ। हाँ बताओ, सोप डालने से क्या होगा, सरफेस टेंशन घटेगी या बढ़ेगी, इतना बताओ। बताओ सरफेस टेंशन को तुम घटाना चाहोगे कि बढ़ाना चाहोगे, बोलो, हेलो, सोचो ना। अगर वाटर मॉलिक्यूल, देखो अब क्या होता है, कपड़े धुलते हैं, कपड़े में गंदगी कहाँ होती है, कपड़ों के पोर्स में, जो कपड़ों में पोर्स होते हैं छोटे 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 छोटे, उनमें गंदगी भर जाती है ना, कपड़ों के पोर्स में। तो अगर मान लो वाटर मॉलिक्यूल में सेल्फ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है, वो आपस में ही चिपके रहना चाहते हैं, तो डर्ट तो वो कहाँ धो पाएंगे, उन पोर्स में तो एंटर ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं उसमें सोप सॉल्यूशन ऐड करती हूँ तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, तो आसानी से उस छोटे से पोर में वाटर मॉलिक्यूल जा पाएगा और गंदगी को क्लीन कर पाएगा। तो इसलिए वाटर में सोप को ऐड करने से सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये बात याद करोगे। पानी को गर्म करने से सरफेस टेंशन कम हो गई, इसलिए गर्म पानी से कपड़े अच्छे साफ धुलते हैं, है ना, गर्म पानी से कपड़े साफ धुलते हैं। तो रीजन क्या है, सरफेस टेंशन। सोप से सब कपड़े साफ धुलते हैं, क्यों धुलते हैं, साबुन से, सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो यही वन ऑफ द रीजन है तुम्हारे, ये सब में साइंस है, देखो सबको साइंस आती है ना। ओके, अब देखो थर्ड सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, अगर हम लोग हाईली सॉल्यूबल सब्सटेंस डाल देंगे, हाईली सॉल्यूबल जैसे नमक डाल दिया, नमक NaCl, वाटर में इजीली या फिर किसी भी फ्लूइड में नमक इजीली घुल जाता है ना, सॉल्यूबल है। तो कोई भी हाईली सॉल्यूबल सब्सटेंस डालोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, फिर सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन थर्ड पॉइंट पढ़िए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कह रहा है इफ वी ऐड सॉल्यूबल सब्सटेंस लाइक सोप, फिनोल, देन सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। तो सोप और डिटर्जेंट से सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इजी टू वॉश हो जाते हैं कपड़े, ठीक है, इजी टू वॉश। ये 3 पॉइंट से सवाल बन सकते हैं, पकड़ याद रखना दिमाग में। रिजल्ट क्या है, सरफेस अप्लाई टेंशन फोर्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सरफेस एंड ऑल्सो ऑन एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन कॉन्टेक्ट। तो अभी जैसे पढ़ाया कि जो भी तुम्हारा लिक्विड होगा वो सरफेस पर एक फोर्स लगाता है ना, अंदर की तरफ, जिससे कि उसका एरिया जो है वो कम हो पाए, ठीक है, यही है। देखो यहाँ पे क्या किया है, कंसिडर ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, फाइंड द सरफेस टेंशन बिटवीन द लेफ्ट हाफ सरफेस एंड द राइट हाफ सरफेस। देखो मान लो मैंने इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कट किया, तो क्या हो रहा होगा बेटा, ये वाटर देखो, लिक्विड A और लिक्विड B है तो सेम ही लिक्विड, बट अभी समझो इस पोर्शन को तुमने बीच में से कट कर लिया, ए वाला पोर्शन इसको कहाँ पे लेके आना चाहेगा, ए वाला पोर्शन वो छोटा करना चाहेगा अपना एरिया, तो इसको ऐसे फोर्स लगाएगा ना अपनी तरफ, ए वाला इधर, यस और नो, छोटा करना चाहता है एरिया, तो वो कहेगा कि पास आ जाओ, तो वो सारे लिक्विड को क्लोजेस्ट लेके आना चाहता है, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगी, हाँ या ना। तो यही फोर्स पूछी है कि ये फोर्स क्या होगी, तो टेंशन किसके बराबर था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी गिवन होगी, कितनी गिवन है टेंशन, दे ही नहीं रखी टेंशन, लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, हाफ रिंग का सरफेस एरिया,
हाफ रिंग का सरफेस एरिया क्या होता है? वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप कैसी होती है? पहले तो ये देखो, वाटर ड्रॉप होती है स्फेरिकल शेप, ठीक है, स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप का कंप्लीट एरिया कितना होता है? कंप्लीट एरिया होता है 4πr²। तो लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ कितनी होगी इसकी? हाफ की 2πr, ठीक है। तो हाफ लेंथ कितना हो जाएगा बेटा जी? 2πr। स्फेयर है ना? 2πr. हाँ, तो Yes, ma'am. लेंथ कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा हाफ लेंथ, ठीक है। ये जैसे भी क्वेश्चन पढ़ाया था सेम, स्लाइडर पे वेट को इसके बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर आती है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है? पढ़ो, सरफेस एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। देखो सरफेस एनर्जी क्या है? सरफेस एनर्जी के लिए चलते हैं फर्स्ट पेज पे, जैसे यहाँ पे ये देखो। अब यहाँ पर एक तो ये मॉलिक्यूल ए है जो वाटर के बिल्कुल अंदर है, एक ये मॉलिक्यूल बी है जो सरफेस पे है। अब देखो बेटा, जो वाटर मॉलिक्यूल पानी के एकदम अंदर है उस पर देखो वाटर मॉलिक्यूल कैसा फोर्स लगता है? वाटर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन का फोर्स सिखाया है ना, दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जो पानी के अंदर है, इसको बेटा कोई यहां से अट्रैक्ट कर रहा होगा, कोई इधर से अट्रैक्ट कर रहा होगा, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई नीचे से, कोई इधर से, कोई इधर से, यहाँ पर इसको अट्रैक्ट किया जा रहा है। वहीं एक फ्लूइड, एक सरफेस, एक मैं ले लूं ऊपर यहाँ पे मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को यहाँ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ, इधर, इधर, लेकिन क्या ऊपर से इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है? ऊपर से, ऊपर को बताओ, जो ऊपर वाला सरफेस है, जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है बी, क्या इसको ऊपर से कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब ऊपर वाले मॉलिक्यूल पर लेस फोर्स है। अब देखो लेस फोर्स कैसे है, एक बार बताओ। ये नीचे वाला मॉलिक्यूल ही तो ऊपर गया होगा किसी तरीके से, नीचे वाला मॉलिक्यूल ही तो ऊपर गया होगा। अब नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर कैसे जा सकता है? बताओ कैसे जाएगा? वही मॉलिक्यूल ऊपर जा सकता है जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि देखो नीचे वाले मॉलिक्यूल पे बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स को रिमूव करके तभी तो कोई मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उनके पास एनर्जी क्या है? उनके पास एनर्जी ज्यादा है। तो यहां से क्या लिख सकते हो? सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव मोर एनर्जी as surface molecule have more energy as compared to inside, मतलब as compared to at depth molecules, ठीक है। अब ये क्यों है ये भी पता चल गई, क्योंकि भाई ऊपर वाले मॉलिक्यूल पे लेस फोर्स लग रहा है, सिर्फ नीचे से ही उसको पकड़ के खींचा जा रहा है, ऊपर से उसको कोई पकड़ के नहीं खींच रहा, ठीक है। तो सरफेस पर एनर्जी क्या है? एज कंपेयर टू डाउन वाले एलिमेंट्स, डाउन वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा है। तो इसे क्या नाम दिया गया है? सरफेस एनर्जी। गॉट इट? ठीक है, इसे ही बोला गया है सरफेस एनर्जी। तो क्या है इसका मतलब? पढ़ो, यहाँ पे आते हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये सारे, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई में बहुत आता है ये। सरफेस एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द सरफेस टेंशन फोर्स इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो इसने यही बोला है कि सरफेस के मॉलिक्यूल पे जो सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है उसको सरफेस एनर्जी का नाम दिया गया है। टू अंडरस्टैंड दिस, सपोज ए थिन फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बिटवीन द फिक्स फ्रेम एंड द स्लाइडर, नाउ वी मूव स्लाइडर टुवर्ड बाय एक्स। ये छोड़ो, बस कितना याद रखना है, ये सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? या फिर बोल दो टेंशन। टेंशन किसके बराबर होगी बेटा? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया किसके बराबर होगी? टेंशन। फोर्स का, टेंशन का फॉर्मूला होता है, एक तो अभी पढ़ के आए हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। एनर्जी के टर्म्स में क्या होगा? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब बस एक चीज याद रखनी है, जो ये एरिया है, ये एरिया क्या है? एरिया है बेटा चेंज इन एरिया। जो ये एरिया होगा ना, ये बेटा डेल्टा ए से याद रखना, क्योंकि ये चेंज इन एरिया आने वाला है। ये चेंज इन एरिया आएगा जब भी अभी लिखेंगे क्वेश्चन को, चेंज इन एरिया आएगा। जैसे मान लो कैसे, मान लो कि मेरे पास अभी ये जो स्लाइडर है ये ए पॉइंट पे है,
ठीक है, स्लाइडर ए पॉइंट पे है, सरफेस टेंशन यहाँ पर जो फोर्स है इनवर्ट्स की तरफ लगा रही है। मान लो मैंने एक सरफेस टेंशन के अगेंस्ट एक वर्क लगाया, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करके मैं इसको कुछ एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करके ले आई, बी पॉइंट तक मैं उसको ले आई। तो अब एक बात बताओ, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स, तो तुमने कितना फोर्स कितना फोर्स लगाया इसके, तो आपने यहाँ पर लगाया होगा ना एक एफ एक्सटर्नल, तो ये एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, टेंशन फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा। भैया आपने जब उसको डिस्प्लेस किया है तो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अबाउट टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स किसके बराबर है, एफ टी। एफ टी किसके बराबर है, अभी तो आया था, टेंशन इनटू लेंथ, है ना, टेंशन इनटू लेंथ। तो यहाँ क्या लिखोगे, फोर्स जो लगाया मैंने एक्सटर्नल वो कितना लगाया, टी एल। वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटर्नल वर्क डन लिखोगे एफ एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो एक्सटर्नल फोर्स लिखोगे टी इंटू एल, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर तुम्हें एक टर्म और ऐड करनी पड़ेगी, क्या, टू। टू क्यों ऐड किया, देखो ये तो इतना तो टेंशन आगे लग रही होगी, इतना ही टेंशन बैकवर्ड से भी लग रही होगी, ठीक है। मान लो ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, अब सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है ना इस पे, सरफेस एरिया पे, तो इसको हम यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आगे देखो क्या क्या रीजन है यहाँ पे, ये रीजन है, बोथ फ्रंट एंड बैक सरफेस विल पुल द स्लाइडर बाय ए फोर्स ऑफ 2 इंटू टीएल, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आगे वाला सरफेस और बैक सरफेस दोनों इस स्लाइडर को ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है, दोनों इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, इसलिए यहाँ पर जो फोर्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया, मेरा वर्क डन आया कितना, 2t इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स, एक्स आया। अब 2t इंटू एल क्या हो जाएगा, और यही मेरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो यहाँ से क्या बना, या सरफेस एनर्जी बोल सकती हो, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया यहाँ से, 2t इंटू एल इंटू एक्स, तो t एज इट इज, अब यहाँ पर लिखो 2 इंटू लेंथ इंटू एक्स, टेंशन का फोर्स एज इट इज हो गया, 2 इंटू एल इंटू एक्स क्या बना, ये बना मेरा चेंज इन एरिया, 2lx क्या है, एरिया का चेंज, कितना सरफेस एरिया चेंज हुआ, इसलिए इसे लिखेंगे डेल्टा ए, और ये आई मेरी सरफेस एनर्जी। तो टेंशन किसके बराबर आ गई, सरफेस एनर्जी अपॉन डेल्टा ए। तो बस एक चीज याद रखनी है, बस फॉर्मूला याद रखो तुम, ये फॉर्मूला है एनर्जी के टर्म्स में, और डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया, ये एग्जैक्ट एरिया नहीं है, ये चेंज इन एरिया है। देखो ये वाली लेंथ इसकी एल हुई, इस स्लाइडर की लेंथ एल है, और ये एक्स डिस्टेंस चला, तो एरिया क्या हो गया, एल मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, तो इसलिए नया एरिया लिया है एल इंटू। क्या कह रहे हो, 2 फॉर्मूले याद रखने हैं बस तुम्हें, और कुछ याद नहीं रखना। 2 फॉर्मूले क्या है, एक तो टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ, और एक टेंशन क्या है, एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया, दैट्स इट। ये 2 फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। फिर देखो ये शेप ऑफ लिक्विड सरफेस आता है, शेप ऑफ लिक्विड सरफेस देखो कैसे, पहला वाला सरफेस, पहला एक तो फर्स्ट वाला देखो बेटा, फर्स्ट सरफेस, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहले दूसरे और तीसरे में, पहले दूसरे और तीसरे में क्या दिखाई दे रहा है, कि मान लो हमने एक ट्यूब में वाटर फिल किया, ट्यूब में जैसे ही वाटर फिल किया तो पहले वाले ने तो इस तरीके से शेप ली, कनकेव टाइप, है ना, तो ये कनकेव शेप बनाई इसने, कनकेव मिनिस्कस भी बोल सकते हो, तो ये कनकेव मिनिस्कस बनाया। सेकंड वाले ने कोई चेंज नहीं किया, इसका हॉरिजॉन्टल मिनिस्कस है। थर्ड वाला देखो कैसा मिनिस्कस बना रहा है, थर्ड वाला कॉन्वेक्स मिनिस्कस बना रहा है, कॉन्वेक्स शेप का मिनिस्कस है। ये क्यों हुआ, तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर हमने वाटर डाला है तो सरफेस बिकेम कॉनकेव इन शेप, तो पहले वाले में वाटर डाला तो तुम किसी ट्यूब में पानी को डालोगे तो वो ऊपर से कॉनकेव शेप ले लेगा, सिल्वर डालोगे तो कैसा ले लिया, अब सिल्वर की ही ट्यूब में वाटर डाला है तो इसी में तुम्हारा कैसा एरिया आया, हॉरिजॉन्टल आया। मरकरी को ग्लास की ट्यूब में डाला तो यही कॉन्वेक्स शेप आया। ये डिपेंड करता है तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं किस पर बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बला है, देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट मैं बनाना सिखाऊं या फिर डायरेक्ट बता दूं, देखो
सीख इतना याद रखना, मैं भी बता देती हूँ तुम्हें। एक जरा मुझे 1 मिनट का टाइम दो। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ठीक है, किस किस के बीच का एंगल है वो बाद में बात करते हैं। अभी सुनो, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो क्या क्या होगा, ठीक है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 90 डिग्री से कम है तो लिक्विड राइज करेगा। किसी भी ट्यूब में अगर लिक्विड डाला है तो लिक्विड राइज करेगा, सॉलिड को वेट कर देगा, ठीक है, और कनकेव शेप बनाएगा एंड फॉर्म कनकेव शेप। तो एक बात याद रखना, जब भी कनकेव शेप का मेनिस्कस बना है, कनकेव शेप का मेनिस्कस यही दिखा रहा है कि लेवल, फ्लूइड का लेवल क्या हुआ है, फ्लूइड का लेवल राइज हुआ है। तो लेवल राइज होगा यहाँ पे। लेवल का मतलब है हाइट। जो भी वाटर, अगर लिक्विड का सरफेस कनकेव आया है तो इसका मतलब वाटर का लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरफेस की बनेगी वो क्या बनेगी, मेनिस्कस बनेगी, सॉरी कनकेव बनेगी। कन्वेक्स में क्या दिखाया जाएगा, कन्वेक्स में क्या होगा, वाटर का लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड का लेवल, लिक्विड ड्रॉप कर जाएगा। कन्वेक्स वाले में लिक्विड का लेवल ड्रॉप कर जाएगा, और ये क्या नहीं करेगा, डू नॉट वेट द सॉलिड, ये सॉलिड को वेट भी नहीं करेगा, ठीक है। और क्या बना सकते हो इसमें, और कन्वेक्स शेप जब बनता है जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये 3-4 चीजें हैं जो याद भी रखनी पड़ेंगी। देखो ये है डेफिनेशन एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। A point of contact is the angle between the tangent to the liquid surface and solid surface submerged in the liquid is called angle of contact। बनाना भी सिखा दूंगी, वेट करो, ठीक है। ये रहा, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज क्या था, 90 डिग्री से ज्यादा, तो यानी ये कैसी शेप बनाएगा, Convex. 90 डिग्री से ज्यादा में कैसी शेप बनती है, कॉन्वेक्स ना। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री में कॉन्वेक्स। अगर बराबर 90 डिग्री है तो एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा, 90 डिग्री से कम है तो एकदम कॉनकेव शेप रहेगी। अब देखो और क्या लिखा हुआ है, शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस डिपेंड ऑन द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। सही बात है कि जो भी ये मेनिस्कस बन रहे हैं, कनकेव, कॉन्वेक्स, इनका मतलब ही ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, या तो कोहेसिव या एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। इन्हीं फोर्सेस की वजह से ये बना हुआ है। तो कोहेसिव फोर्स हमने समझ लिया क्या है, ठीक है। सेम सब्सटेंस में कोहेसिव, एडहेसिव फोर्स भी अभी बता देते हैं। हम्म ठीक है, इसका बस इतना ही याद रखना है तुम्हें। बाकी अगर और फोर्स के बारे में थ्योरी पढ़नी है तो ये और पढ़ सकते हो कि क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये पढ़ना चाहो तो ये थ्योरी पढ़ लेना, आसान है, समझ में आ जाएगी। बस अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बता रखा है। देखो एडहेसिव फोर्स कहाँ यूज होती है, ब्लैक बोर्ड से इजीली चौक पे लिख सकते हो, है ना। ब्लैक बोर्ड से चौक पे लिखना आसान है, क्यों, एडहेसिव फोर्स है। पेपर से इंक पे लिखना आसान है, क्यों, क्योंकि एडहेसिव फोर्स है। एडहेसिव फोर्स सीमेंट और ब्रिक्स में लगती है। एडहेसिव फोर्स वाटर, जो जैसे मान लो वाटर में, वाटर को किसी ग्लास की प्लेट में डालते हो तो वाटर ग्लास की प्लेट को वेट कर देता है, क्यों, क्योंकि एडहेसिव फोर्स है। फेविकॉल और गम जो हम दूसरे सरफेसेस को जोड़ने के लिए लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां पर कैसी फोर्स काम करती है, एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स के एग्जांपल देखो क्या है,
2 ड्रॉप ऑफ लिक्विड, 2 लिक्विड की ड्रॉप होती है ना, अलग अलग पड़ी हुई होती है, तुमने देखा होगा मिलके एक ही बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं? क्योंकि उनके बीच में अभी सिखाया था वाटर मॉलिक्यूल में सेम फोर्स लगती है, विच इज कोहेसिव फोर्स, है ना। 2 स्टिकी प्लेट्स ऑफ ग्लास वेटेड विद वाटर, देखा होगा ना कि जैसे कभी ग्लास के बीच में ग्लास डाल के रख देते हो, पानी से बर्तन धोए, बर्तन धो के एक ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास रख देते हो, तो वो ग्लास को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है ना। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि उनके बीच में कैसी फोर्स लग गई? कोहेसिव फोर्स लग गई। तो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट 2 स्टिकी प्लेट्स। क्यों? बिकॉज देयर इज कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वो 2 ग्लासों के बीच में वाटर का मॉलिक्यूल है। पानी से धोए ना, देखो 2 सूखे ग्लास को रखोगे तो कभी भी नहीं एक साथ चिपकेंगे, लेकिन उन दोनों ग्लास को धो के रखोगे तो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अभी बताया है कि वाटर मॉलिक्यूल चिपकना चाहते हैं, तो वो चिपकना चाहते हैं तो ग्लास भी चिपक गए बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। तो वही इसका रीजन है। अब और देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक ए ड्रॉप ऑफ मरकरी इनटू ए स्मॉल ड्रॉपलेट। इसका मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास एक मरकरी की बड़ी ड्रॉप है ना, तो ये ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपों में नहीं बिखर सकती, नहीं बिखरेगी। क्यों नहीं बिखरेगी? एक तो बेटा ये रीजन है कि मरकरी का जो सरफेस टेंशन है वो बहुत हाई है। सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज वेरी हाई। अगर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है मरकरी का, इसका मतलब यही है कि कोहेसिव फोर्स मरकरी पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी? बहुत ज्यादा लार्ज कोहेसिव फोर्स होगी, इसीलिए ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये भी यहां से थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखना। ठीक है जी, ओके। देखो अब क्या लिख रहा है, इफ वाटर मॉलिक्यूल इज फिल्ड इन ग्लास ट्यूब। अभी वाटर मॉलिक्यूल को अगर बेटा मैंने ग्लास के ट्यूब में रखा था तो कैसा शेप आया था ग्लास के ट्यूब में? देखो कनकेव, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल को ग्लास के ट्यूब में रखा था तो कनकेव मिनिस्कस बना था, कनकेव मिनिस्कस। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वाटर इज फिल्ड इन अ ग्लास ट्यूब, अगर ग्लास ट्यूब में हमने वाटर को फिल किया तो अडहेसिव फोर्स रिजल्टेंट फोर्स से ज्यादा है, अडहेसिव फोर्स रिजल्टेंट फोर्स से ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वाटर सरफेस ऑलवेज एडजस्ट। मैंने ये सिखाया था ना कि वाटर अपने आप को बेटा कहाँ एडजस्ट कर लेता है? रिजल्टेंट फोर्स, जो भी उसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी उसके परपेंडिकुलर हमारे वाटर की सरफेस बनती है। अभी जब पढ़ाया था ना कि मान लो मेरे पास लिक्विड की सरफेस कहाँ बनेगी, लिक्विड की सरफेस कहाँ बनती थी? नेट एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर, ए नेट के परपेंडिकुलर फ्री सरफेस बनती थी, करेक्ट। तो ऐसे ही यहां पर होगा कि जहां पर तुम्हारे पास नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से आता है यहाँ पे, उसी के परपेंडिकुलर क्या बन जाती है? यहाँ पर मेरी शेप बन जाएगी। तो ये भी याद रखना कि जब भी मेरे पास कनकेव मेनिस्कस बना है तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स रिजल्टेंट फोर्स से क्या है? ज्यादा हुई। ठीक है, तो कनकेव मेनिस्कस के लिए एडहेसिव फोर्स शुड बी रिजल्टेंट टू रिजल्टेंट फोर्स। और अगर सिल्वर ट्यूब में डाला था तो देखा था कि मतलब एकदम लेवल कैसा बना था? हॉरिजॉन्टल लेवल बना था। तो लिक्विड का लेवल क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स जो है इसके बराबर आ जाएगा। तीसरा केस जहां पर कन्वेक्स वाला बना था, तो कन्वेक्स में देखो कौन ज्यादा हो गया? एडहेसिव फोर्स क्या है? रिजल्टेंट फोर्स से ज्यादा है। तो मिनिस्कस बनने के लिए कन्वेक्स वाली वहां पर एडहेसिव फोर्स क्या होना चाहिए? एडहेसिव फोर्स तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरी के कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट आता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, है ना। प्रेशर एक्सेस इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। देखो यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप की बात हो रही है। लिक्विड ड्रॉप की बात कैसे हो रही है बेटा? सुनो, मेरे पास ये एक ड्रॉप है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, करेक्ट, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड ड्रॉप पे बेटा एक तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, PATM, बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना। हेलो बेटा, देखो लिक्विड की ड्रॉप है, Yes, ma'am. लिक्विड बबल, वो बबल अलग है, लिक्विड की ड्रॉप अलग है। ठीक है, तो तुमने यहाँ पर देखा कि मैंने ये वाटर की एक
ड्रॉप बनाया, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ से, तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस ड्रॉप को क्या करना चाह रहा है, कंप्रेस करना चाह रहा है ना, ऐसे पिचकाना चाह रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिचकाना चाह रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर इस वाटर की सरफेस पर टेंशन भी लग रही है, ऐसे अंदर की तरफ टेंशन भी लग रही है। अब बताओ, दोनों फोर्सेस इनवर्ड फोर्स हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी और ये वाला भी, टेंशन भी। अगर अंदर से कोई एक फोर्स बाहर की तरफ ना लगे, सुनो मेरी बात, कोई अंदर से एक फोर्स तो ऐसी लग रही होगी ना जो इन दोनों अंदर लगने वाली फोर्स को बैलेंस कर ले, नहीं तो बबल क्या हो जाएगा, फटाक से फूट जाएगा। बबल तो फूट जाएगा। कभी भी पानी में ड्रॉप्स नहीं बनेंगी, वाटर की जो लिक्विड ड्रॉप होती है, रेन्स की जो ड्रॉप है, वो कभी फॉर्म्ड ही नहीं होंगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर से टेंशन उसको अंदर की तरफ खींच रही है, तो कभी ड्रॉप बन पाएगा? ड्रॉप बन ही नहीं पाएगा जब अगर अंदर से बाहर की तरफ कोई फोर्स ना लगे। बताओ, तुम बताओ, अगर तुम्हें कोई बाहर से ऐसे धकेल रहा है, जब तक तुम उसको वापस धक्का ना दो, वरना तो तुम ही धकेले जाओगे ना। बात समझ में आई? तो ये क्या कह रहा है, मान लो टेंशन फोर्स प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे ज्यादा कौन सा फोर्स है? प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड का जो इनसाइड प्रेशर है वो इन दोनों से ज्यादा है, जिसे हम क्या लिखेंगे? प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। ये किसके बराबर होगा? इनसाइड वाला आउटसाइड प्रेशर। आउटसाइड प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कितने से ज्यादा हो जाएगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई टी, टेंशन अपॉन आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द ड्रॉप। आर इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। इसके बराबर है पी इनसाइड माइनस पी आउट 2t बाय आर। और क्या लिख सकते हो? यही लिख सकते हो बस, और क्या लिख सकते हो? इनसाइड यानी लिक्विड का प्रेशर माइनस आउटसाइड का प्रेशर इक्वल्स टू 2t बाय आर। ये याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड का प्रेशर, आउटसाइड का प्रेशर किसके बराबर है? 2t बाय आर के बराबर है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रेशर इनसाइड द वाटर विल बी ग्रेटर देन द आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो तुम्हारे ड्रॉप, जो वाटर का ड्रॉप होता है ना, उसके अंदर जो प्रेशर है तुम्हारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तभी वो टिका हुआ है। वरना तो क्या कर जाएगा? फर्स्ट क्लास में बताया था, एक्सेस प्रेशर से चीजें पिचक जाती हैं। करेक्ट? तो इसका मतलब अंदर से कोई प्रेशर लग रहा है जो इसको बनाए रखा हुआ है, वो क्या है? एक्सेस प्रेशर। उसी का नाम क्या है बेटा? एक्सेस प्रेशर। इतना समझ में आया? और इसको क्या बोल सकते हो? देखो, ये मैं इसको क्या बोलूं, मेरे पास ये सरफेस है, ये वाली, ये ऊपर, ये वाला बाहर कन्वेक्स, ये वाला पार्ट कन्वेक्स हुआ, अंदर वाला कनकेव जैसा दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल का। ये देखो, यही लिक्विड वाला था। तो मैं अभी जो तुम लिख के आ रहे थे पी इन माइनस पी आउट, जो कि किसके बराबर था? 2t बाय आर के बराबर था। तो इनसाइड क्या है? कनकेव। तो कनकेव का प्रेशर माइनस कन्वेक्स का प्रेशर किसके बराबर है? 2t बाय आर। तो यहां से एक चीज और पता चली। क्या पता चली? कि जो कनकेव वाली शेप होगी या कनकेव मेनिस्कस जहां बनेगा, वहां पर प्रेशर क्या होगा? कन्वेक्स से ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? प्रेशर ऑफ कनकेव किससे ज्यादा है? कन्वेक्स से ज्यादा है। पता चल रही है ना? देखो इस वाली शेप से, क्योंकि अभी ये इनसाइड आ रहा है ना, तो इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है आउट से, इस वजह से। क्लियर हुआ? देखो ये लिखा हुआ, Yes, ma'am. ये जो है कनकेव पार्ट है और ये कन्वेक्स है। तो ये वाला जो कनकेव पार्ट है ये इनसाइड आ गया, इसीलिए इसको पी इनसाइड बोला है। और अभी पढ़ाया है कि इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? आउटवर्ड के 2t बाय आर से ज्यादा होगा। गॉट इट? तो इसके बाद कैपिलरी ट्यूब का एक्शन आता है। कैपिलरी ट्यूब क्या, कैपिलरी ट्यूब का क्या है, क्या वो है कॉन्सेप्ट? कैपिलरी ट्यूब का क्या कॉन्सेप्ट है, बताएगा कोई? कैपिलरी ट्यूब का वही एक्शन है कि मान लो आपके पास कोई भी लिक्विड है, उसमें आपने कोई भी ट्यूब डाली, तो ट्यूब डालते हो तो ये वाटर लेवल राइज कर जाता है। तो ये वाटर लेवल कितने से राइज करेगा, उसका फॉर्मूला आता है मेरे पास। ठीक है, वाटर लेवल कितने से राइज कर गया, हाइट
ये जो हाइट है कितने से वाटर लेवल इंक्रीज कर गया, ये हाइट निकाल सकते हैं। तो इसका बेटा एक फॉर्मूला आता है, एक सेकेंड, ड्राइव कराया उन्होंने। यहाँ पर है कैपिलरी रिएक्शन। चलो इसको कैपिलरी रिएक्शन को फिर इसी टॉपिक में कवर करेंगे, वहां कवर नहीं करते, ठीक है, इधर कवर नहीं करते, बाद में कवर करेंगे। फिर देखो आता है बबल। अब ये आ गई बबल, पहले पढ़ा था ड्रॉप, पहले पढ़ा था ड्रॉप, अब ये है बबल। देखो ड्रॉप की शेप होती है ऐसे, बबल की शेप होती है ऐसे डबल, ऐसे दो बार ऐसे लेयरिंग होती है इसमें। देखो बबल में, बबल में ऐसे लेयरिंग होती है, ठीक है। बबल में यहां होता है लिक्विड, यहां होता है अपना एयर, ठीक है। तो लिक्विड का जो एक्सेस प्रेशर है, यानी ये तुम्हारा पी नॉट आउटर वाला, और यहाँ पर ये हो गया पी इन, पी इनसाइड। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज ही होगी कि इनसाइड वाला प्रेशर जो है आउटसाइड से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर कितनी बार ज्यादा होगा, देखो यहाँ पर दो सरफेस है, दो सरफेस है, तो वहां पर 2T/R था, तो यहाँ पे दो सरफेस के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 × 2T/R। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बबल के केस में P इनसाइड P आउट इक्वल्स टू 4T/R के बराबर बन जाएगा। बोलो ये चीज समझ में आई? तो बबल के केस में, अब सुनो मेरी बात, बबल के केस में जब एरिया भी लेना हो, जब बबल के केस में एरिया लेते हैं तो एरिया भी डबल लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए। सरफेस एनर्जी निकालोगे ना, सरफेस एनर्जी में जब लिखते हो टेंशन अपॉन एरिया डेल्टा ए, तो जब बबल का एरिया चेंज लिखो तो याद रखना वहां पर बबल का एरिया चेंज भी 2 टाइम्स डेल्टा ए होता है, ठीक है, 2 टाइम्स, क्योंकि दो बार एरिया चेंज होगा, एक तो इनर वाली, एक तो इनर वाले सर्कल का और एक आउटर वाले सर्कल का, तो दो है ना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4T/R आ जाएगा, बस खत्म यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। 2 सोप बबल ऑफ रेडियस R1 और R2, दो सोप बबल हैं, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर गए, तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। ये जो RC है ना, इसका पूछा है क्या होगा, तो इसका RC की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ कैसे निकालोगे बेटा। देखो सोप बबल है, ठीक है, ये दोनों सोप बबल हैं, यहाँ पर पहले प्रेशर P0 + 4T/R2 होगा अंदर, इस वाले में कितना होगा P0 + 4, अच्छा ये पहला R1 है, R1 अपॉन R2, यही होगा दोनों में प्रेशर इनसाइड। अब ये दोनों एकदम, दोनों क्या कर गए, कोलैप्स, दोनों कोलैप्स कर गए, क्या होगा, अब दोनों कोलैप्स कर गए तो कैसे निकालोगे कॉमन कर्वेचर। देखो अरे थोड़ा जल्दी तो कराना ही था भाई। देखो ये जो बाहर वाला पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा P0, अंदर वाला मैंने लिखवा ही दिया, ठीक है। अब जो ये RC वाला सरफेस एरिया बना है, ये बाहर की तरफ कैसा है, कन्वेक्स, और अंदर की तरफ क्या है, कॉनकेव। अंदर, हाँ अंदर की तरफ कॉनकेव। तो अभी पढ़ा था कि कॉनकेव वाला एरिया, कॉनकेव वाला प्रेशर एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए R2 में से R1 वाला माइनस किया हुआ है, ठीक है, इसको आपस में माइनस करो, और ये किसके बराबर बनेगा, किसके प्रेशर के, इन दोनों का टोटल जो प्रेशर आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो ये थोड़ा सा चल नहीं रहा, वेट। तो इसीलिए इस फर्स्ट वाले का इस सेकंड में से माइनस कर देना, जो फर्स्ट इक्वेशन में दिखाया हुआ। देखो P0 + 4T/R2
-40/RC -40/R1। ठीक है, ये माइनस किया हुआ है। बाकी अगली क्लास जो होगी उसमें एक बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और डिस्कस कर लेंगे और ये एक्सेस प्रेशर वाला टॉपिक विद न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, बाकी थ्योरी इतनी थी इस चैप्टर में। सरफेस टेंशन थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक बार खुद से सेल्फ स्टडी कर लेना इस वाले चैप्टर को। जो भी तुम्हारे डाउट्स है नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. चलो ठीक है देन, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।